नमस्कार सभी सुनने वालों। मैं शरद त्रिपाठी आज फिर से एक बार, आज का दिन शनिवार, और हम लेकर आए हैं आपका अपना कार्यक्रम मन की आंखों से। पिछले हफ्ते आपने ब्रेल पर एक बातचीत सुनी, लेकिन टेबल के उस पार थे एक हमारे दिव्यांग और नेत्रहीन साथी, जिनका एक अपना अनुभव है, जिन्होंने 6 डॉट्स को जिया है, 6 डॉट को महसूस किया है, उनको अपनी उंगलियों के पोरों पर छू छू कर पड़ा है। लेकिन इस बार टेबल के उस पार जो साथी हैं वो नेत्रहीन तो नहीं है, परंतु दिव्यांगता के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। उनका कार्य करने का एक अनुभव है, एक समझ है, और ब्रेल पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है। उन्होंने ब्रेल के समाचार पत्रों को संपादित किया है, ब्रेल को करीब से देखा है। लेकिन इस बार के इंटरव्यू में खास बात यह है कि ब्रेल पर जो बोल रहे हैं वो नेत्रहीन नहीं है, और उनकी एक अपनी समझ है, उनका एक अपना काम है, और उन्होंने ब्रेल के माध्यम से विचारों को, ज्ञान को दूर दूर तक, देश के दूसरे कोने तक, नेत्रहीन लोगों तक पहुंचाया है। तो हमारे बीच हैं सूर्यमणि भाई, जो कि ब्रह्मा कुमारी के दिव्यांगता प्रकोष्ठ का समन्वय करते हैं, उसके समन्वयक हैं। हमारी भी एक मुलाकात उनके साथ रही। आइए सुनते हैं साक्षात्कार और उनसे हुई कुछ बातचीत के अंश। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है, जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। दोस्तों, शिक्षा प्राप्त करना हम सबका अधिकार है, परंतु कभी हमने सोचा है जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो है कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे? उनके लिए क्या साधन हैं जिनके कारण वह शिक्षा को हासिल कर सकें और वह भी जीवन की उन सब बातों को समझ सकें जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है मन की आंखों से। आज हमारे साथ हैं सूर्यमणि भाई जी, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं दिव्यांग सेवा ब्रह्मा कुमारीज में। इन्होंने 18 कंट्रीज़ में जाकर ऐसे बहुत सारे डिसेबल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है, जिसके कारण वह दिव्यांग लोगों की मदद कर सकें और जो दृष्टिबाधित लोग हैं खास करके उनके लिए कुछ कर सकें, उनकी शिक्षा की तरफ एक कदम उठा सके और उनकी शिक्षा के लिए कुछ ऐसा उनको प्रदान कर सके ताकि वह भी इस ज्ञान से वंचित ना रह सकें। तो स्वागत है आपका सूर्यमणि भाई जी हमारे स्टूडियो में। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। तो सूर्यमणि भाई जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो भी हमारे दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए शिक्षा कैसे हो सकती है, वह कैसे पढ़ सकते हैं, वह कैसे लिख सकते हैं। एक आम इंसान के लिए तो पढ़ना लिखना बहुत आसान होता है, परंतु जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वह कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे देख सकते हैं, इस ज्ञान को समझ सकते हैं। इस दुनिया में जो हम विज्ञान की बात करते हैं, चाहे साइंस हो गई, फिजिक्स हो गई, मैथ्स हो गई, वह कैसे उन सब चीज़ों को देख सकते हैं? एक्चुअली जो विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं, अभी के समय में उनके लिए टेक्नोलॉजी तो काफ़ी डेवलप हो चुकी है, लेकिन उनके जो बेसिक पढ़ाई जहाँ शुरू होती है वो है ब्रेल लिपि। अच्छा। और ये ब्रेल लिपि की जो इन्वेंशन हुआ है, जो खोज हुई है, इसके साथ जुड़ी हुई है लुइस ब्रेल की जन्म कहानी। अच्छा। और लुइस ब्रेल वो है जो इस ब्रेल सिस्टम को डेवलप किए। अच्छा। मैं समझता हूँ ये कैसे डेवलप हुआ ये सब जानना ज़रूरी है। लुइस ब्रेल जो है फ्रांस में उनका जन्म हुआ है। कोवरे करके एक शहर है, पेरिस से 25 मील्स दूर है। और 1809 में उनका जन्म हुआ है 4 जनवरी, जिसके कारण ये 4 जनवरी को जो है उनके जन्मदिन के कारण, लुइस ब्रेल के जन्मदिन के कारण ये वर्ल्ड ब्रेल डे के नाम पे मशहूर है। अच्छा। क्योंकि ब्रेल लिपि जो है पढ़ाई का जो माध्यम है, लिखने का जो माध्यम है विजुअल इम्पेयर्ड के लिए, वो है ब्रेल। लेकिन लुइस ब्रेल जो है जन्म से दृष्टिबाधित नहीं थे। जब वो 3 साल के थे तो उनके जो मकान था, मकान के बाजू में उनका एक शॉप था, जहाँ वो घोड़े के ऊपर बैठने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगता है उनके पिताजी वो बनाते थे। वो बच्चे छोटे तो थे ही, तो जब वो जा कर के पिताजी के साथ दुकान में बैठते थे या खेलते थे
और उनके पिताजी उनको मना किए थे कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ आप छेड़ो नहीं, इसको आप यूज नहीं करो। एक दिन क्या हुआ, उनके पिताजी कहीं बाहर गए थे, दुकान खोला था, लेकिन वो आए और उस समय कोई कस्टमर आया था, उनको कुछ देना था, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी क्यों ना दे दूं। पिताजी जब काम करते तो देखा था कि लेदर के ऊपर छेद करके वो किसी को कुछ देते हैं, तो वो लेदर लिया और उसके ऊपर छेद करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हाथ में लिया और छेद करने के लिए कोशिश जब की तो वो जो इंस्ट्रूमेंट था बहुत शार्प था, तो वो हाथ से निकल के उनके लेफ्ट आई में लगी। कितने साल के थे तब? 3 साल के 3 थे साल के थे। अच्छा। और वो इंजर्ड हो गए, कष्ट हुआ, पेन हुआ, तो बुलाते रहे उनके मम्मी पापा, पापा तो थे नहीं, तो उनके 2 बहनें और 1 भाई आकर के उनका आँख में कपड़े को लपेट के गरम करके बांध दिया। और उसके बाद वहाँ उस समय इतना डेवलप्ड साइंस नहीं था या फिर मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था, और जो भी मेडिकल था वो बहुत दूर था। और गांव में उस समय जो होते हैं हर्बल ट्रीटमेंट, तो एक लेडीज वहाँ करती थी, उनके पास ले गए और उन्होंने क्या किया, हर्बल सॉल्यूशन में एक कपड़ा, बैंडेज कपड़े को डुबा के वहाँ बांध दिया और सोचा कि ये ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी दिन के बाद उनको पता चला कि ये जो इन्फेक्शन है वो दूसरे आंख में फैल गई। अच्छा, एक से दूसरे आंख से फैल, ये तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो इन्फेक्शन दूसरी आंख में फैल गई। अच्छा। और थोड़ी दिन में उनकी आंख से रोशनी चली गई। वो लगभग 3 साल के थे। उसके बाद क्या हुआ, उनके पिताजी उनको एक केन, वाइट केन जिसको कहते हैं ना, जिसके सहारे विजुअल इम्पेयर चलते हैं, जी, ऐसे एक लकड़ी का क्या बोले, छड़ी दे दिया, जिसके सहारे वो चलते थे और आगे जो ऑब्स्टेकल्स है वो महसूस करते थे। इस प्रकार से उनका कुछ 3 साल बीत गया। और इसी के बीच उनके गांव में एक प्रीस्ट आए थे। अच्छा। उस समय प्रीस्ट आते थे तो स्कूल में पढ़ाते थे उस समय। अच्छा। तो उनका दृष्टि इनके तरफ गया कि एक विजुअल इम्पेयर्ड है तो इसको कैसे शिक्षा दिया जाए, तो उसको और नज़दीक में बिठा के दूसरों को पढ़ाते समय इसको भी पढ़ाते थे। और देखते देखते उनका बुद्धि इतना शार्प था, तो जितने स्कूल के बच्चे थे जो टीचर पढ़ाते थे, प्रीस्ट पढ़ाते थे, वो मेमोराइज कर लेते थे, क्योंकि बाद में तो उनका किताब है नहीं पढ़ने के लिए। जो सुनते थे वो मेमोराइज कर लेते थे, और जब एग्जाम होता था पूछते थे तो ये नंबर 1 अव्वल नंबर के स्टूडेंट रहे। तो इस प्रकार के उनका पढ़ाई 3 साल चला। बाद में लेकिन इनका पढ़ने की इतना इच्छा था कि वो पढ़ाई में इतनी रुचि हो गई थी कि वो आगे पढ़ने के लिए वो सोचे और बताया कि मैं आगे भी पढूं। लेकिन उस समय कोई पढ़ने के लिए इतना नज़दीक में कोई साधन नहीं था, स्कूल नहीं था। वो पेरिस में था, जिसको उस समय का एक बड़ा स्कूल ब्लाइंड के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड यूथ। रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड यूथ। अच्छा। लेकिन वहाँ पढ़ने के लिए काफ़ी खर्चा भी होता था, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको वहाँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो 6 साल के थे उस समय। फिर भी प्रीस्ट उनको फोर्स किया, उनके पेरेंट्स को, नहीं इसको छोड़ो और मैं इनका देखभाल करूँगा, पैसा जो खर्चा होगा वो भी मैं देता हूँ। तो स्पॉन्सर किया और वो जाके रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड यूथ में ज्वाइन किया। फिर क्या हुआ आगे, उनको जब 12 साल हुआ था तो वो उसी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के रूप में उनको पोस्टिंग मिला। अच्छा, वो उसी स्कूल में टीचर उसी स्कूल में, और वो बच्चों को पढ़ाने लगे। और उनकी जो ये नई सिस्टम जो पढ़ाई सबको बहुत अच्छा लगा, और देखते देखते चारों तरफ फैल गया बातें कि एक विजुअल इम्पेयर्ड के लिए, दृष्टिबाधित के लिए नया सिस्टम से पढ़ाने के लिए कुछ एक नए खोज हुई है। लेकिन उनका एक ही मकसद था कि इस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा और सिंप्लीफाई किया जाए, ताकि बच्चों के लिए या ये लर्निंग सिस्टम और इजी हो विजुअल इम्पेयर्ड के लिए। फिर उनके जो न्यू इन्वेंशन रहा, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को भी इस 6 डॉट्स के माध्यम पे अल्फ़ाबेट बनाए। और इसके बीच में लुईस ब्रेल काफ़ी बीमार हो गए थे। स्कूल छोड़ करके ज़्यादा समय वो अपने गांव में रहना शुरू किया, ज़्यादा रेस्ट किया, और ऐसे अंत समय तक उन्होंने ये लिपि को डेवलप करते करते ज़्यादा समय, ये ब्रेल को इन्वेंशन में ज़्यादा टाइम देते थे वो, और लास्टली 6 जनवरी 1852 को उन्होंने 43 एज में शरीर त्याग किया। तो सूर्यमणि भाई जी, हम अभी ये जानना चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद भी
क्या वो जो उन्होंने लिपि बनाई थी, जो 6 डॉट्स का उन्होंने इन्वेंशन किया था, क्या उसको यूज़ किया गया ऑफिशियली या फिर क्या हुआ? उनके मृत्यु के 2 साल के बाद जो उन्होंने लिपि बनाए थे ब्रेल की, ब्रेल तो नाम नहीं था उस समय, जो लिपि बनाए थे वो सारे फ्रांस में एक शिक्षा प्रणाली के रूप में, नई सिस्टम के रूप में दृष्टिबाधितों के लिए अनुमोदित हुआ। उसके बाद 1878 में वर्ल्ड कांग्रेस फॉर ब्लाइंड, वो एक संगठन है जिसमें सारे वर्ल्ड के ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जुड़े रहते हैं, तो उनका एक वोटिंग होता है। उस समय फिर जा कर के ये ब्रेल, ये जो लिपि है ऑल ओवर वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड लिपि बना, जो वर्ल्ड के कोई भी लैंग्वेज में इस लिपि के द्वारा दृष्टिबाधितों ने पढ़ाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया ब्रेल एक ऐसी माध्यम है, एक यूनिक माध्यम है, संसार में जितने लैंग्वेजेस है उसी माध्यम से विजुअल इम्पेयर पढ़ सकते हैं। तो ये जो 6 डॉट्स को लेकर के उन्होंने बनाया था, पहला बुक उन्होंने जब हाथ में लिख करके 1827 में बनाया था, और उस समय उसको काफ़ी, उसी समय से 1827 से लाखों दृष्टिबाधित बच्चे, विद्यार्थी इस सिस्टम से पढ़ते आए, और ये जो सिस्टम आज तक चलता आ रहा है। लुइस ब्रेल इसको इन्वेंट किया और उनके जन्मदिन को 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में अब हम मनाते हैं। तो मतलब उनके नाम से ही इस लिपि का नाम पड़ा। अभी आप जो है किस तरह से ब्रेल लिपि को अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, या आप अभी इनके लिए क्या कर रहे हैं, मतलब आपका क्या योगदान है इसको आगे बढ़ाने में? एक्चुअली ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन तो आप जानते हैं बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड के लगभग 140 कंट्रीज़ में इसके ब्रांचेस है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि जो विजुअल इम्पेयर्ड हैं सारे वर्ल्ड में, तो उनके पास भी एटलीस्ट स्पिरिचुअलिटी जो नॉलेज है वो पहुँचे। और इसका प्रयोग हमने इंडिया में पहले किया, और हिंदी और इंग्लिश वर्सन में हमने ब्रेल लिपि के द्वारा हिंदी और अंग्रेज़ किताब हमने निकाला, जो इस समय हमारे इंडिया में जितने ऑर्गेनाइजेशन से, विजुअल इम्पेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन से, स्कूल से, सबके पास हमारे ब्रेल लिपि के द्वारा बनाई गई किताब अवेलेबल है उनके लाइब्रेरी में। साथ साथ करीब 18 से 20 कंट्रीज ऐसे हैं जहां इंग्लिश भाषा के द्वारा ये लिटरेचर को हम उनके लाइब्रेरी तक पहुंचाए। और प्रयास है स्पिरिचुअल कुछ और सब्जेक्ट्स को लेकर के, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एग्ज़ाम फियर से कैसे वो बाहर है, इस प्रकार के अलग अलग उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ किताब बनाए जा रहा है, कुछ किताब बना रहे हैं, और जैसे जैसे वो बनता है हम उनके लाइब्रेरी के लिए उसको मुहैया करते हैं। जी, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, उन लोगों तक और भी टॉपिक्स को और भी सब्जेक्ट्स को पहुंचा रहे हैं जिससे वो वंचित ना रहें, ना कि सिर्फ वो फिज़िक्स, साइंस और केमिस्ट्री को पढ़ें, बल्कि बाकी जो भी हमारी आध्यात्मिक शिक्षा है या जो भी आपने जैसे बताया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह है वो भी वह सीख सकें, उन्हें भी अपनी लाइफ में वह उतार सकें। जी, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ मुझे ऐसे दिमाग में आ रही है कि जैसे आपने बताया कि स्टाइलस जिसको हम यूज़ करते हैं वो बिंदुओं के लिए, वो बिंदु बनाने के लिए वो एक शार्प वो होता है, तो वो किसके ऊपर करते हैं? उसके ऊपर कोई नीचे रखते होंगे कोई चीज़, वो क्या होता है, किस प्रकार से वो लिखते हैं? आजकल प्लास्टिक से बनाए गए बोर्ड आते हैं और वो 2 फोल्ड हो जाता है। अच्छा। और बीच में वो थिक पेपर रखते हैं, और स्टाइलस के द्वारा वो जो 6 डॉट्स है ऊपर से उसको वो छेद करते हैं, और वो जिस प्रकार के छेद करते हैं, जो लेटर्स का कोडिंग है, लेटर्स के कोडिंग के हिसाब से वो छेद करते हैं, वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। और जब अपोजिट, जब वो पेज टर्न करते हैं तब वो लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं। तो नॉर्मल हम जैसे लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, ऐसे वो भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका लिखना राइट टू लेफ्ट होता है। उर्दू की तरह? उर्दू भी में भी वैसे लिखी जाती है? हाँ, उर्दू में भी ऐसे लिखी जाती है। अच्छा, तो आप कह रहे हो फिर उसको आप स्लेट का नाम दे सकते हैं? आप स्लेट उसको, के नाम दे एक सकते स्लेट होता है
जिसके अंदर पेज को रख के फिर हम वो स्टाइलिस जो है उसका यूज़ करके उस स्लेट के ऊपर वो बिंदु बने होते होंगे। हाँ, मुझे एक लगता स्क्वायर, एक खांचा बनाया जाता है उसमें। उस स्लेट के ऊपर ऐसे पेस है जिसके द्वारा आप वो स्टाइलस के द्वारा उसको बिंदु बनाया जा सकता है, और छोटे छोटे कैविटी के रूप में वो है। तो मतलब एक प्लास्टिक की स्लेट होती है जैसे कि आपने बताया फोल्ड होने वाली, तो उसके बीच में पेपर रख के और उसके बीच में ऐसे कुछ रेक्टेंगुलर स्पेसिस बने होते हैं, उसके बीच में बिंदु होते हैं, और स्टाइलिस का उपयोग करके जब हम उन बिंदुओं को दबाते हैं तो हम अपना जो भी शब्द है या जो भी लेटर है वो हम लिख सकते हैं। जी, ये तो मैनुअली है, लेकिन मैनुअल आजकल बहुत डेवलप हो चुका है। जी जी, मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि जैसे आपने बोला कि इतनी सारी बुक्स आप छपवा के प्रिंट करवा के इतनी सारी कंट्रीज में भेज रहे हैं, तो उसके लिए प्रेस भी होगी कोई? आजकल गवर्नमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास ब्रेल प्रेस है। अच्छा, वाह। क्योंकि हर एक स्टेट के जो विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है शुरुआत की, तो हर एक स्टेट में है, तो उस प्रकार से वो प्रेस में उनके किताब बनते हैं। और वो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुका है। कोई भी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश में किताब बनाने जाते हैं तो हमारे जो सॉफ्ट कॉपी है हम उनको कंप्यूटर में कमांड देते हैं अपने सॉफ्ट कॉपी को, वो ब्रेल में ट्रांसलेट हो जाता है। अच्छा, कोडिंग हो जाता है। और वो कोडिंग भी अगर कोई हम प्रूफ रीडिंग करना चाहते हैं तो वो मॉनिटर के साथ एक प्रूफ रीडर एक होता है जो कीबोर्ड के साइज़ का होता है, उसमें वो ब्रेल डॉट्स ऊपर आ जाता है, जैसे सेंटेंस बाय सेंटेंस, लाइन बाय लाइन वो आ जाता है। और जो विजुअल इम्पेयर जो प्रूफ रीडर है वो हाथ लगा के वो डॉट्स को इधर सुनेगा कि हमें सेंटेंस क्या चल रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी इस प्रकार से आ रहा है, तो सेंटेंस उनको सुनने में आएगा, और जो कीबोर्ड उनका होता है जिसमें ब्रेल डॉट्स आते हैं तो उसमें पढ़ भी सकते हैं। तो जो सुनते हैं और जो पढ़ते हैं, अगर उसमें से कुछ मिसमैच है, कुछ डॉट्स नहीं आया, उसको प्रूफ रीडिंग करके फिर उसको सुधारा जा सकता है। और उसके बाद एक बार प्रूफ रीडिंग होने के बाद फिर कमांड देते हैं और ब्रेल प्रेस उसको छापता है किताब। जी, ऐसा तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि मतलब आप इस तरीके से टेक्नोलॉजी या गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करेगी। तो ऐसी बातें सुन के और देख के ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है, और जो भी हमारे दृष्टिबाधित साथी हैं उनके लिए भी हर एक अपॉर्चुनिटी जो है उनको दी जा रही है। इस संबंध में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, तो ब्रेल तो हो गया स्टार्टिंग में, जैसे आपने बताया कि लुइस ब्रेल जी ने ये चीज़ बनाई थी, उसके बाद अभी तक लोग पढ़ भी रहे हैं, परंतु ऐसी और कोई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जिसके कारण मतलब जो आप कह सकते हैं कि इसकी रिप्लेसमेंट है, जो आज लोग ब्रेल का उपयोग ना करके कुछ और चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो भी हमारे विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं? एक्चुअली टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुका है, और आजकल जॉ करके एक सॉफ्टवेयर आता है, JAWS, ओके, और उसको कहते हैं जॉब असेस विथ स्पीच। ओके, तो आपके मॉनिटर में जो साइटेड जो पढ़ सकते हैं वो साउंड के रूप में आपको सुनने में आएगा, और वो भी ब्रेल डिस्प्ले, जैसे स्विच बोर्ड हमारा होता है ऐसे ब्रेल डिस्प्ले होता है, उसके द्वारा वो पढ़ते हैं और सुनते हैं। और ये एक उनके लिए बहुत अच्छा मीडियम आ गया। तो आजकल उनका जो स्टडी है सारा डिजिटल हो चुका है। और टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बताएं तो हम भी आजकल एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं और नॉर्मल व्यक्ति, लेकिन हमारे विजुअल इम्पेयर्ड भाई भी इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। उसी एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा वो मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, एंड आपका मेल, चैटिंग, एवरीथिंग वो करते हैं। अच्छा, सब कुछ जो क्योंकि उसमें एक सॉफ्टवेयर है जो वो आपको साउंड के रूप में जो आप लिखते हो स्क्रीन पर वो आपको पढ़ के बताता है, सुनाता है। अच्छा, वाह, ऐसा सॉफ्टवेयर भी और वो भी टच स्क्रीन का, वो टच स्क्रीन करते हैं और सारा चीज़ करते हैं। मैंने जब पहले देखा तो मुझे तो वंडर लगा। जो चीज़ हम ढूंढने में हमको टाइम लगता था वो हमारे से फास्ट भी वो करते हैं। अच्छा, वो यूज टू हो जाते हैं ना उस चीज़ का उपयोग कर करके। और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो विजुअल इम्पेयर्ड है या फिर जो चैलेंज्ड बच्चे हैं, एक बच्चा मेरे को मिला था उड़ीसा में, डगरा करके एक स्थान है, वो फिजिकली चैलेंज्ड है, उसका हाथ पाँव नहीं चलता है, व्हील चेयर पर बैठता है।
लेकिन उनको अवार्ड मिला है कंप्यूटर चलाने की। अच्छा। हाथ नहीं चलता है, तो आप सोचो कि कैसे वो कंप्यूटर चलाता होगा। और मोबाइल भी चलाने की उनको अवार्ड मिला है। तो वो कैसे करते हैं फिर ये? तो उन्होंने नाक से टच करके। अच्छा। तो मैंने जब वो कैंपेन में गया था तो उनको देखा और मैंने उसका प्रूफ मतलब खुद अपनी आंखों से देखा देखने के लिए मैंने अपना मोबाइल उनको दिया। अच्छा अच्छा। और कहा कि मुझे ये वेबसाइट में जाके खोल के दिखाओ। तो 2 तकिया रखा था कि वो नाक से टच करता था, तो इतना हाइट में रखा मोबाइल को, और नाक से टच करके नाक के टच करता था, फिर देखता था। ऐसे तो विदिन 30 सेकेंड्स में वो मुझे वो वेबसाइट ओपन करके दिखा दिया। अरे वाह। तो उनके पास वो काबिलियत है, और हमारे से ज़्यादा कई जगह पर हम देखा हमारे से ज़्यादा काबिलियत रखते हैं। और कहा जाता है अगर हमारा कोई एक इंद्रिय अगर काम नहीं करता है तो जो पावर है, जो सोल होता है, उसमें पावर होता है, तो वो कई गुना बढ़ जाता है। और आप जानते हैं आँख जो है वो एक इनपुट है, ऐसा इनपुट है हमारे सोल के लिए जो अच्छे के साथ बुरा भी ग्रहण कर लेता है। जी जी जी। और जिसके पास वो आईसाइट नहीं है, विजन जो विजुअल इम्पेयर्ड है, वो इम्प्यूरिटी उनके द्वारा नहीं जाता है। जी जी, वो तो मन बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रहता है, साफ रहता है। तो वो उनका प्लस पॉइंट होता है उनके शिक्षा में, उनके जीवन में। तो उसके कारण वो हमारे से भी आगे चले जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने कि वो अपने ऊपर है कि वो व्यक्ति अपने आप को कैसे देखते हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज हमारे सोसाइटी में हमारे सामने हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं, कमाल का कर रहे हैं, जो हम एक नॉर्मल इंसान है वो हम भी नहीं वैसा कर पा रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हमारे पास है जो विजुअल इम्पेयर्ड है, जो बहुत कमाल का काम करते हैं। डे बाय डे ब्रेल के जो पढ़ने का जो सिस्टम है, डे बाय डे स्टूडेंट्स के द्वारा कम होता जा रहा है। और ये एक आंकड़ा रिसर्च के रूप में आया है कि जितने विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं सिर्फ 8.2% वो ब्रेल पढ़ते हैं। सिर्फ 8.2%, मतलब अभी रिसेंटली जो है। और बाकी जो है वो बाकी ये सब आजकल के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अच्छा सारा डिजिटल हो गया, सुन के मेमोराइज कर लेते हैं। अच्छा, सुनते हैं वो। तो लिखना हो अगर उनको तो फिर आजकल गवर्नमेंट भी इस प्रकार से जो डिफरेंस है साइटेड एंड विजुअल इम्पेयर्ड, वो दूरी कम करना चाहता है। अच्छा। और इतना अभी हमारे पास स्कोप है, गवर्नमेंट इतना एडवांस हो चुका है और ये विजुअल इम्पेयर्ड के लिए इतना स्कोप दिया है, आप हैरान होंगे। कम से कम 10 ऐसे IAS ऑफिसर्स अभी हैं जो विजुअल इम्पेयर्ड है। अच्छा, 10 IAS? उससे ज़्यादा। अच्छा, मतलब मेरे कॉन्टैक्ट में 10 है। अच्छा, वाह। बेनो जेफने करके एक बहन है चेन्नई का, वो अभी IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस। शायद इस समय फ्रांस में वो है, अच्छा, एम्बेसडर के रूप में। तो ऐसे और रिजर्व बैंक मैनेजर हैं हमारे पास विजुअल इम्पेयर्ड। रेलवे में बहुत सारे सर्विसेज है, TCS में सॉफ्टवेयर कंपनी भी उनको ले रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस है जो गवर्नमेंट विजुअल इम्पेयर्ड के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करके रखा है। तो वो दूरी अभी नहीं रहा कि हम पढ़ें, क्योंकि हर एक के पास उनके पास असिस्टेंट मिलते हैं, तो वो ओरली बताते हैं कि आप लेटर इस प्रकार से लिखो। तो टाइपराइटर जो टाइपिस्ट होते हैं वो लेटर बना देते हैं, फिर पढ़ के सुनाते हैं, वो सुन करके उसको करेक्ट करते हैं, फिर वो अपना ऑफिशियल काम करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि ये लोग अभी इस प्रकार के सामने आए हैं और गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे पोस्ट पर सर्विस कर रहे हैं। लेकिन एक दुख की बात है, मैं अपने एक्सपीरियंस से सुना रहा हूँ। एक भाई उड़ीसा से, वो उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है। वो मैंने जब उड़ीसा में कैंपेन करने गया तो उनको फ़ोन किया कि आप अपना व्यूज़ दीजिए, आपके मन में क्या, दुनिया के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। उन्होंने मैसेज दिया कि दृष्टिबाधित जो होना वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कष्ट नहीं है हमारे लिए, लेकिन समाज के जो दृष्टिकोण है हमारे लिए वो हमको बहुत पेनफुल है, हम बहुत पेन वो देता है। लेकिन मेरा दृष्टि शक्ति दृष्टिबाधित हूँ, उतना पेन मैं नहीं महसूस करता हूँ। जो एक्सेप्टेंस है, सोशल एक्सेप्टेंस जो है, उन लोगों के लिए
हमारे दिल में जो प्यार होना चाहिए, जो समानता होनी चाहिए, वो हम जितना जल्दी हमारे दिल में उनको स्थान दें, ये जो दूरी है और कम हो जाएगी और समाज में उनको सम्मान भी मिलेगा, समानता मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा और एक अच्छा समाज हम बना सकते हैं जहाँ दृष्टिबाधित जो शब्द भी ना रहें, हमारे साथ वो बैठ कर हर काम करने का काबिल उनमें है और वो प्रूफ करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको स्कोप देना चाहिए। जी बिल्कुल सही बोला आपने। तो जैसे कि आपने बताया कि इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, इतने सारे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्लेसेस हैं हमारी, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं और हर जगह पे हमारी जो प्राइवेट कंपनीज, जैसे आपने बताया टीसीएस में और भी हर जगह गवर्नमेंट जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत होगी कि हम उनको भी समानता से देखें और ये बात को समझ पाएँ कि उनकी जो बुद्धि है वो हमारे जैसी ही है, उनकी जो भावनाएं हैं वो भी हमारी जैसी हैं और उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपने आप को इतना सक्षम बना लिया है कि वो हमारी तरह जी सकते हैं। तो हमें भी अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूर्यमणि भाई जी, हमारे शो पे आने के लिए और हमें ब्रेल के बारे में इतनी इन डेप्थ नॉलेज देने के लिए। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, इन सब बातों से एक तो हमें पता चला कि ब्रेल जो है कहाँ से शुरू हुई, उसकी शुरुआत किसने की और कैसे उसकी एडवांसमेंट हुई और आज जो है ब्रेल के साथ साथ हमारे पास कौन सारी अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं या डिजिटल हम बोलते हैं जो लाइफ हो चुकी है हमारी, उसका उपयोग करके आज कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। चलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जिसका नाम है मन की आंखों से। तो सुना आपने बहुत सारी बातें, ढेर सारी बातें, एक अनुभव। ऐसे ही बहुत सारी बातों के साथ, ज्ञान के साथ और अनुभवों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप दें इजाज़त मुझे जाने की और फिर से बहुत सारा कुछ सामान्य सी बातचीत, बहुत सारी असामान्य सी चीज़ें आपके लिए लाने की। धन्यवाद।